हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दिए गए अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय गणित इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। हिंदी मीडियम में करेंगे, इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी हम कर चुके हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से सभी जो सब्जेक्ट हैं उनका सोल्यूशन आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये आपके एनुअल जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपका हर एक सब्जेक्ट का, उसके ऊपर बनाए गए हैं। इसी तरह का पेपर आपको फाइनल एनुअल एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो टाइम रहेगा 2.5 घंटे का और अधिकतम अंक रहेंगे 60। तो यहाँ से आप इसके जनरल जो इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश, वो आप देख सकते हो कि कौन कहाँ तक कितने क्वेश्चन जो है वो आपके कितने मार्क्स के रहने वाले हैं। तो खंड अ दिया गया है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक द्विपद है? तो क्या एक द्विपद है? तो सी आंसर रहेगा 4p-5 जो है वो एक द्विपद है। समांतर रेखाओं को दर्शाने वाला अक्षर कौन सा है? तो एन जो है वो क्या दर्शा रहा है? इस तरह समांतर रेखाओं को दर्शा रहा है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड है 5 की पावर 0 है प्लस 8 की पावर 0, इसका गुणा में 2 की पावर 0 का मान क्या रहेगा? तो अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 + 1, ठीक है, गुणा में 2 की पावर 0 यानी 1। तो कितना आंसर हो जाएगा? ये 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना उत्तर हो जाएगा? 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर इसका रहेगा 2। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 4th, निम्न में से क्या एक समलंब चतुर्भुज की आकृति है? तो समलंब चतुर्भुज कौन सी है? इसमें बी जो है इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, 502 500 जो है 2 का स्क्वायर और 498 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 502 का स्क्वायर कीजिए, 498 का स्क्वायर कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा 4000। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को काट कर जो है क्या किया गया? खोला गया। इस प्रकार बने आयत की चौड़ाई क्या है? तो बेलन जो है उसका क्या रहेगा? उसकी 28 सेंटीमीटर क्या दी हुई है? उसकी ऊंचाई दी हुई है। तो जब इसको काट कर खोला जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसे आपको ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? ये अब एक आयत बन गई और आयत की चौड़ाई उतनी ही रहेगी जितनी बेलन की ऊंचाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंचाई अगर 28 सेंटीमीटर है तो जो चौड़ाई रहेगी आयत की वो भी कितनी रहेगी? 28 सेंटीमीटर रहेगी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं की एक और केवल एक जोड़ी होती है तो क्या कहलाता है? तो वो समलंब समांतर रेखाओं की जो है एक केवल एक जोड़ी होती है तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। सी आंसर रहेगा। -1000 का घनमूल क्या है? तो -10 जो है -1000 का घनमूल हो जाएगा -10। उसके बाद है, एक बेलन का जाल है। तो एक बेलन का जाल क्या हो जाएगा? डी आंसर रहेगा। एक बेलन का जाल कुछ इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कक्षा में 25% छात्र जो है वो क्या करते हैं? अंग्रेजी पसंद करते हैं। तो 100 में से 25 जो है अंग्रेजी पसंद कर रहे हैं, 40% गणित पसंद कर रहे हैं और शेष विज्ञान पसंद करते हैं। तो विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो 100 में से 25 और 40 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो 35% जो है वो साइंस पसंद कर रहे हैं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या रहेगा? बी। 3 क्यू भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? तो देखिए, घन दिया गया है तो घन की भुजाएं कितनी होंगी? 6। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इंटू में साइड का स्क्वायर। हमारे पास साइड कितनी है? 3 क्यू, तो 6 × 3, ठीक है, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 × 9 क्यू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 54 क्यू स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बी रहेगा, 54 क्यू स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जहाज के मॉडल में मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है, यानी मॉडल के अंदर है 9 और जो ओरिजिनल है वो है 12। अब कहा गया है कि यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो, यानी ओरिजिनल जो लंबाई है वो 28 है, तो उसकी मॉडल जहाज जो है वो कितने का होना चाहिए? तो हम रेशो निकाल लेंगे। इनका रेशो जो होगा उसी रेशो में जो जहाज की लंबाई है वो भी रहेगी। तो 3 × 9 और 3 × 12, तो 3:4 आ गया। अब यहाँ पे इसको हम देखें तो 7 से करें तो 7 × 28 हो जाएगा। तो और यहाँ पे कितना आना चाहिए? 7 × 21, तो 21 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर बी रहेगा, इसका आंसर बी रहेगा, इसका आंसर बी रहेगा, तीनों का ही आंसर इसमें बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ब दिया गया है। खंड ब में 2 से 7 तक अधिलघु उत्तर प्रकार के प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा। तो m² - 25 का गुणनखंड आपको बताने हैं।
तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। एम स्क्वायर माइनस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये वर्गों के अंतर का सूत्र है। और इसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमें जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 25 जो है एम माइनस 5 एम प्लस 5, तो इसका गुणांकित रूप क्या हो जाएगा, एम माइनस 5 एम प्लस 5। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति का लेबल वाला सामने का दृश्य बनाइए। तो सामने का दृश्य जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक नीचे वाला बॉक्स जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, मिल्क लिखा होगा, उसके ऊपर जो है फिर एक बॉक्स और होगा, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हल्का। ये तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये 3D में बनाया गया है। 3D में ये जो है चित्र है, और ये जो है आपका 2D स्ट्रक्चर हो जाएगा 2D में। क्लियर, तो इसको आप कुछ इस तरह से सामने वाला दृश्य बना देंगे। नेक्स्ट देखिए अगला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी का योग जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, तो पी को जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी के हो जाएगा। क्यू को क्यू से करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस आर पी, ये सिंपल कर लेंगे। अब इसको हम पुनः व्यवस्थित अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो इस तरह से इसका आंसर हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा आप इसको और भी व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हो। आप यहाँ पे माइनस लगा के और इसको ब्रैकेट में लेके जाओगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक x माइनस 3 प्लस 2 को सरल कीजिए और फिर x इज इक्वल टू 1 पर व्यंजक का मान जो है वो आपको निकालना है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे तो x जो है x माइनस 3 प्लस 2 है, तो x को हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 करके इसको हल करेंगे तो 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखने के बाद, और प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया अथवा का भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर वह क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 392 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो जैसे ही हम 392 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे, बहुत आसान है, कर सकते हो। तो ये आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब इसको पूर्ण घन बनाने के लिए गुणनखंड की सभी घातें 3 के गुणज में होनी चाहिए, यानी 2 की घात 3 है, गुणा में 7 की घात कितनी है, 2 है, तो 7 की घात भी कितनी होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी। क्लियर है, इसीलिए हमें इसमें क्या जोड़ने की आवश्यकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 7 की घात 3 बनाएंगे, तो हमें इसको जो है 7 से और गुणा करना पड़ेगा, ताकि 7 की घात क्या हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 के लिए हमें 1 और 7 गुणनखंड यहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि ये क्या बन जाए, 7 की घात 3 बन जाए, इसलिए वो संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नवनीत के पास अपनी 75% धनराशि खर्च करने के बाद 425 रुपये बचे थे। उसके पास कितनी धनराशि थी, यानी कुल धनराशि का 75% खर्च करने के बाद बचा कितना, 25%, और 25% किसके बराबर रखा जाएगा, 425 के। वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे कि मान लो उसके पास धनराशि कुल कितनी है, x है, जो नवनीत के पास प्रारंभ में थी। 25% राशि खर्च करने के बाद उसके पास कितनी बची है, 25%। प्रश्न के अनुसार 0.25 25/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं, बस हमने वही किया है। तो 0.25 x का 25% किसके बराबर है, 425 के। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, 425 बटे में जो है क्या आ जाएगा, 0.25, यानी गुणा में 100 और बटे में 25, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 को 425 से गुणा कर लीजिए, आंसर कितना आएगा, 1700 आंसर आ जाएगा। तो नवनीत के पास प्रारंभ में कितने पैसे थे, कितने रुपए थे उसके पास, 1700 थे। अगला प्रश्न है, z² माइनस 4z माइनस 12 को z माइनस 6 से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, z² माइनस 4z माइनस 12 को z माइनस 6 से भाग देना है। तो यहाँ से फर्स्ट इसको हम z पे करेंगे तो यह आ जाएगा z² माइनस 6z। तो यहाँ से z² से z² कैंसिल हो जाएगा आपका साइन चेंज करने के बाद, तो यहाँ से 2z बचेगा, -12 नीचे ले आएंगे। उसके बाद हम इसको किससे करेंगे, हमें यहाँ पे 12 लेकर आना है, तो यहाँ से हम इसको कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2z -12 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, z + 2 जो है आंसर आ जाएगा भाग देने के बाद। नेक्स्ट देखिए, खंड 6 है, 8 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का है।
बार बार घटाने की विधि द्वारा 196 का वर्गमूल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, आप ये बेशक मत लिखिएगा, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है। 196 में से 1 घटाइए तो 195 आ जाएगा। 195 में से 3 घटाएंगे 192, 192 में से 5 घटाएंगे 187, फिर 7 घटाइए, इसी तरह उसके बाद 9 घटाइए, उसके बाद आप 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद जो है आप घटाएंगे 17, ठीक है, 17 घटाएंगे। उसके बाद 17 जब आप यहाँ से घटाएंगे तो देखिए जब आप 17 घटाएंगे तो यहाँ पे 115 बच जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 19 घटाइए 96, 21 घटाइए 75, 23 घटाइए 52, और उसके बाद आप 25 घटाइए, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा 27, 27 में से आप 27 घटाएंगे तो 0। तो कितनी सब्सट्रैक्शन की आपने यहाँ पे, कितनी बार घटाया आपने? 14 बार। तो 196 से शून्य तक पहुँचने के लिए हमने कुल 14 बार घटाव किया, इसीलिए 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इसके 196 का वर्गमूल 14 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि 148 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे तो देखिए 148 जो है इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे 74, 2 से करा 37। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग बताना है। तो अब हम जैसे हमने घन में देखा था 2 की घात 3 होना चाहिए, मतलब कोई भी जो है जो गुणनखंड बने हैं उनकी घात 3 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे स्क्वायर देखना है, हमें वर्ग देखना है, तो घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो 2 की घात 2 तो है लेकिन 37 की घात नहीं है। और अगर इसको 37 की घात नहीं वर्ग, तो अगर 37 का वर्ग बनाना है तो कितना और चाहिए? हमारे पास कितने की कमी है? 37 की कमी है। तो 37 जो है वो जोड़े में नहीं है, इसलिए 148 वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख देंगे। अगर हम इसको 37 से और गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित रेखाखंडों से बनने वाले चतुर्भुजों के नाम बताइए तथा उनमें से प्रत्येक का एक गुण लिखिए। तो ये देखिए ये आपको दिया गया है, दो भुजाएं, इनकी दो दो भुजाएं बराबर हैं। अब इससे जो है एक इस तरह से आयत भी बन सकता है जिसकी ये भुजा बराबर होंगी। क्लियर है? आमने सामने वाली। दूसरा इसमें क्या बन सकता है, इसके अंदर एक, तो हम यहाँ से आंसर ही कर लेंगे। तो देखिए इस सबसे पहले हमने क्या बनाया? आयत बनाया। तो आयत की विशेषता क्या हो जाएगी? आयत जो है उसकी विपरीत भुजाएं समान और समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो यहीं पे देखेंगे तो ये आयत है और इसके अंदर हर एक कोण जो है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, इससे क्या बन सकता है? समांतर चतुर्भुज बन सकता है। क्लियर है? लेकिन उसके अंदर जो भुजाओं के कोण है वो सभी 90 डिग्री के नहीं होंगे, तो आकृति क्या बन सकती है? एक समांतर चतुर्भुज हो सकती है। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से जो है ये क्या बन सकती है? एक समांतर चतुर्भुज बन सकती है ऐसे। क्लियर? लेकिन ये कोण जो है अब ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो विपरीत भुजाएं समान होती हैं और समांतर होती हैं, लेकिन कोण अनिवार्य रूप से 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10ab + 4a + 5b + 2 के जो है क्या बनाने हैं? यहाँ पे इनके गुणनखंड बनाने हैं। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे 10ab। तो देखिए इसमें 5b जो है हमने इसमें कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा? 2a + 1। ठीक है, 5b निकाल लिया तो इसमें से और इसमें से क्या बचा? 2a + 1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हमने 2 निकाल लिया तो क्या बच गया? 2a + 1। तो इसके गुणनखंड बन जाएंगे 2a + 1 और 5b + 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड द। तो इसमें आपको 11 से 13 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पंचभुज के चित्र में दिखाए अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है। दोनों तरीकों से इस पंचभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसमें ये जो भुजा दी गई है ये 15 है, नीचे वाली बेस भी 15 है, ये भी 15 है और पूरी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 30 है। क्लियर है? तो इसमें हम देखेंगे कि इसको कुछ एक ऐसे काटा गया है तो अलग अलग हमें इसका निकालना है, और एक जगह से ऐसे काटा गया है, यानी ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज है और ये एक त्रिभुज है। तो दोनों का अलग अलग से निकालेंगे तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और इसमें हम इस हिस्से का और इस हिस्से का अलग अलग से करके तब निकाल सकते हैं इस पंचभुज का क्षेत्रफल। तो आइए करते हैं आंसर। तो यहाँ से आप लिख लेंगे कि जो पंचभुज का क्षेत्रफल है वो निकालना है, तो इसमें हम ए बी सी पी का जो क्षेत्रफल है वो निकालेंगे और ए ई डी पी का निकालेंगे, ए ई डी पी। ठीक है, तो इन दोनों का हम निकालेंगे। तो यहाँ से आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर है? तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो।
तो देखिए 1/2 AP इंटू BC इंटू CP प्लस 1/2 ED प्लस AP इंटू DP। तो साथ साथ कॉपी में करेंगे तो आप इसमें आराम से देख के लगा सकते हो। तो हमारे पास वैल्यू है AP की क्या है, हमारे पास 30 है। AP क्या है, ये बीच की जो ऊंचाई है, और प्लस में 15 यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो। CP क्लियर। तो इस तरह से आप सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। 1/2 30 प्लस 15 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 45 और इंटू में क्या आ जाएगा CD। ठीक है, ये आप यहाँ से इसका आंसर निकाल लोगे। तो CP और प्लस DP ये कितना है हमारा टोटल। तो यहाँ से ये हमें कितनी दी गई है टोटल, ये हमारे पास है 15। तो हमारे पास क्या आ गया, CP प्लस PD कितनी है टोटल 15 है, तो हमने यहाँ पे 15 रख दिया। तो इस तरह से आपका आंसर जो आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल जाएगा पहले मेथड से। दूसरा मेथड देखते हैं। तो यहाँ से आप जो दूसरा तरीका है उससे देखेंगे, जिसमें यहाँ से उसको काटा गया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ये तो एक त्रिभुज बन गया, क्लियर है, और ये एक स्क्वायर बन गया। तो हम अलग अलग से देखेंगे। तो अब हमने क्या किया है, ये हाइट निकाली। तो ये वाली हाइट कितनी थी, ये वाली 15 थी, और पूरी ऊपर तक कितनी है 30 है। तो ये कितनी निकल गई, ये 15 निकल गई। तो AM की जो हाइट है ये वो हमारी कितनी निकल गई है 15। तो यहाँ से हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हमने ट्राइंगल का निकाला। तो ट्राइंगल का निकालने के लिए क्या किया, 1/2 इंटू में 15 फॉर्मूला लगा दिया, और स्क्वायर का निकालने के लिए 15 इंटू 15 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो 112.5 एंड 225 आएगा 225, और इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आपका यहाँ से भी कितना आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिकेत ने एक बैंक में 50,000 रुपये जमा किए। ठीक है, और बैंक जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान करता है। 1 वर्ष के बाद अनिकेत को कितना ब्याज मिलेगा, यह भी आपको ज्ञात करना है। पहला दिया गया है, आपको बताना है दूसरे वर्ष में मूलधन क्या रहेगा, और 4 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आंसर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वर्ष के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है मूलधन वो कितना है, P हमारा है 50,000। हमारी रेट क्या है, दर क्या है 10% है, और समय कितना है 1 है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। A जो है यहाँ से निकल जाएगा हमारा 50,000, A1 प्लस 10/100, तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे 0.1, इसको गुणा कर दोगे कितना आ गया 55,000। तो टोटल अमाउंट जो मूलधन है हमारा वो कितना आ जाता है यहाँ पे, वो हमारा आ जाता है 55,000। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो टोटल हमारा A क्या आ गया 55,000, और प्रिंसिपल कितना था हमारा, ठीक है, वो हमारा था 50,000। तो कितना आया ब्याज, कितना आया पहले साल का 5,000 आया। अब दूसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वो क्या होगा, तो दूसरे वर्ष का मूलधन A होगा, जो पहले वर्ष के बाद कुल राशि है। पहले वर्ष के बाद जो कुल राशि वो कितनी है 55,000 है ना। तो अब अगले साल तो ब्याज इस पर लगेगा, इसीलिए दूसरे वर्ष का मूलधन कितना बन गया 55,000 बन गया। कि इसी में सेकंड जो पार्ट पूछ रखा है आपसे वो है कि 4 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 4 वर्ष बाद की कुल राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 50,000, 1 प्लस में 10/100। ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.1 की पावर 4 है। यहाँ से इसको गुणा कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ से जो आपका आंसर आता है वो आता है आपका 73,205। अब 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हो जाएगा A माइनस P, यानी टोटल कितना आया 73,205, और स्टार्टिंग में बिल्कुल जो अमाउंट था वो कितना था हमारा 50,000। तो ब्याज कितना बना 23,205 रुपये जो है वो 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे। तो तीनों का आंसर हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज 5,000, दूसरे वर्ष का मूलधन 55,000, और 4 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 23,205 रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, दीपावली के अवसर पर सुधा अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है। डिस्काउंट कितना है, छूट 20% की, फिर भी उसे 14% का लाभ होता है। दुकान पर अंकित मूल्य है जिसका अंकित मूल्य जो है 350 रुपये वाली वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो छूट दी गई है उसको देख लेते हैं। तो छूट की गणना कैसे करते हैं, छूट अंकित मूल्य गुणा में छूट प्रतिशत बटे में 100। तो छूट कितनी है निकल आएगी 350 गुणा में 20% छूट है, तो 20/100, तो आंसर आ जाएगा 70। अब यहाँ पे बिक्री मूल्य कितना होगा, बिक्री मूल्य क्या होता है, जो अंकित मूल्य है उस पर आपने जितनी छूट दी उसको माइनस करने के बाद अंकित मूल्य बिक्री मूल्य निकल आता है। तो बिक्री मूल्य निकला 350, तो अंकित मूल्य था उसमें से छूट माइनस कर दी, तो 280 जो है उसका बिक्री मूल्य हो गया, यानी कितने की बिकी वो 280 की। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए ये आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, 280 बराबर है क्रय मूल्य गुणा में क्रय मूल्य का हमारी
पास जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ है, वो कितना है 14%। तो 14/100। तो क्रय मूल्य यहाँ से देखिए एक, ये क्रय मूल्य एक तरह से यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो 1/14/100 ये मेन फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है यहाँ से 1.14 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे जब, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 280 भाग में चला जाएगा 1.14, और यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट 246 रुपये। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 246 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, निम्न तालिका एक दिन में अलग अलग समय पर एक कार द्वारा तय की गई दूरी दर्शाती है। समय दिया गया है, तय की गई दूरी दी गई है। समय है सुबह 9 बजे 50, सुबह 10 बजे 150, सुबह 11 बजे 200, सुबह 12 बजे 250 और दोपहर 1 बजे 275 दिया गया है। तो बस आपको जानकारी के लिए, उपरोक्त जानकारी के लिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हमने 50, 100, 150, 200, 250 और 300 इस तरह से लिया है। ये समय हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये जो है यहाँ पे आप लिख लोगे समय, एक्स एक्सिस पे समय है और वाई एक्सिस पे क्या है, दूरी है। क्लियर है। तो ये देखिए ग्राफ में 9 बजे जो टाइम दिया गया है, यहाँ पे समय हम AM में लिखेंगे। क्लियर है। तो 9 बजे जो टाइम जो दूरी है वो कितनी थी, 50 थी। उसके बाद 10 बजे 150 थी, 11 बजे 200 थी, 12 बजे 250 थी, और जो है उसके बाद 1 बजे यहाँ पे, ठीक है, 1 बजे कितनी थी यहाँ पे, वो थी 275। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 275। तो हमने इसीलिए इसको थोड़ा सा नीचे किया है, तो यहाँ तक लगभग जो है 275 आएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ ये बन जाएगा। तो आपको ग्राफ पेपर पे अच्छी तरह से इसको प्लॉट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरकार ने कुछ वर्षों के दौरान जंगल में हाथियों की संख्या की गणना की और इसे निम्न अनुसार ग्राफिक रूप से दर्शाया गया। तो आप देख सकते हो 2009 में, 2010 में कितने थे, यहाँ पे हाथियों की संख्या लिखी गई है। 2009 में 200 थे, 2010 में देखिए यहाँ पे 190, उसके बाद यहाँ से ये वाला हो जाएगा आपका 210, ठीक है, ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 230 ग्राफ में, और ये ऊपर क्या है 240 है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करने हैं। किन लगातार वर्षों के दौरान हाथियों की संख्या बराबर थी। तो ये देखिए 2011 2012 में हाथियों की संख्या कितनी थी, 210 थी। तो दोनों ही बार उनकी संख्या बराबर थी। तो आप लिख देंगे 2011 2012, इन 2 सालों में लगभग हाथियों की संख्या क्या थी, बराबर थी ग्राफ के अनुसार। वर्ष 2013 में हाथियों की संख्या का 2014 में हाथियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो 2013 और 2014 में हाथियों की संख्या जो है वो कितनी थी। तो देखिए 2013 में अगर आप बात करें, ये है ग्राफ के अनुसार ये कितने हैं, 230 हैं। और 2014 में हाथियों की संख्या कितनी है, 2014 में अगर हम देखें, 2014 में अगर हम देखें तो ये देखिए कितनी है, 200 है। तो ये 200 हो गई। तो अनुपात निकालना है 13 और 14 का। तो 13 में कितनी है, 230 है, और 14 में कितनी है, 200 है। तो अगर हम अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 23:20। ये हमारा आंसर हो जाएगा 23:20। हाथियों का अनुपात यहाँ से निकल जाएगा। अगला है, गिने गए हाथियों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। गिने गए हाथियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो इसको देखेंगे, अधिकतम संख्या कब है। अधिकतम संख्या है 2015 में भी अधिकतम है, 2013 में भी अधिकतम है, यानी हाथियों की संख्या अधिकतम कितनी है, 230। तो अधिकतम हो जाएगी 230, और न्यूनतम कितनी है, न्यूनतम है 2010 में, तो जो कि कितनी है, 190 है। तो 230 में से 190 घटा देंगे, कितना बचता है, 40। ठीक है। तो अंतर निकालना था आपको, तो अंतर कितना आ जाएगा, 40 अंतर यहाँ से आ जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंड ई दिया गया है, 14 से 16 आपको केस आधारित प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजगणित के विषय में छात्रों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर एक आयत और एक वर्ग बनाया और उनकी भुजाओं को बीजीय व्यंजक के रूप में चिन्हित किया गया, जैसा कि दिखाया गया है। तो ये एक आयत है, ये इसकी जो है यहाँ पे लंबाई दी गई है और ये चौड़ाई दी गई है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपको वर्ग के क्षेत्रफल के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2a - 3x + b, और इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा ये दी गई है बीजीय व्यंजक के रूप में। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर ज्ञात करना है। सेकंड देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर। तो हम क्या करेंगे, हम जो है चौड़ाई में से इसको घटा देंगे। तो आंसर यहाँ से करेंगे a + 3b, और इसमें से घटाएंगे तो -x
-1 ये आ जाएगा, ये घटा देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a + 3b, ठीक है, -x और +1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर a की वैल्यू 5 रख दें, b की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 3 रख दें, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो जो भी हमारे पास वर्ग ये दिया गया है, तो इनमें जो है सब में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आप निकाल लीजिए। साथ ही करेंगे सारे आंसर हम। अब इसमें देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे और a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 जो है वो रख देंगे। तो आइए करते हैं इनके आंसर। तो आप यहाँ से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर, तो लंबाई गुणा घटा में चौड़ाई। तो लंबाई है a + 3b, चौड़ाई है x - 1, तो इनका मूल्य हम लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा a + 3b - x + 1। उसके बाद a जो है, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 1, तो x जो है वो 3 होने पर इसका पार्श्व यानी भुजा ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो भुजा निकालने के लिए a की वैल्यू रख दी, यहाँ पे आ गया 10, 3 इसमें x की वैल्यू रख दी 3, तो इसको 3 × 9 और 1 ये आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आता है 2। तो यानी वर्ग की भुजा कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी। ठीक है। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करना है, तो हम a की वैल्यू 5 रखेंगे, b की 1 और x की 3 जो कि आपको दिया गया है। लंबाई निकालने के लिए हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a + 3b में वैल्यू पुट करनी है, a हमारा 5 है, b हमारे पास जो है कितना है 3 × b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह चौड़ाई में x - 1 दिया गया है, तो हमने क्या किया, चौड़ाई में x - x की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर आ जाएगा 2। क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 8 गुना में 2 कितना आ गया, 16 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्रॉस कंट्री एक दौड़ प्रतियोगिता है। इसमें धावक पहले से तय दूरी तय करते हैं। इसमें अलग अलग गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें धावक अलग अलग वातावरण में दौड़ते हैं। 11 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ जो है प्रतियोगिता इस प्रकार है। तो यहाँ पे सारी गतिविधियां जो है वो दी गई हैं, गतिविधि और दूरी जो है वो दी गई है किलोमीटर में। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर बताना है, जो कुल दूरी है वो कितनी है, टोटल 11 किलोमीटर। इस बात का ध्यान रखना है, कुल 11 है जो दी गई है आपको। कुल दूरी का कितना भाग पहाड़ी चढ़ना है, कुल दूरी का कितना भाग पहाड़ी चढ़ना, तो पहाड़ी चढ़ना कितना है 2, तो कुल दूरी का बताना है ना, तो फ्रैक्शन बताना है एक तरह से। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 में और कितनी है टोटल 11, तो 2/11 पहले का आंसर हो जाएगा। किस प्रतियोगिता की दूरी मिट्टी दौड़ के समान है, मिट्टी दौड़ देखिए 1 है, तो जल निकायों को पार करना भी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा जल निकायों को पार करना, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, जल निकायों को पार करना। तीसरा है, कुल दूरी का कितना भाग पक्की और कच्ची सड़कों पर तय की गई दूरी है। कुल दूरी का कितना भाग पक्की और कच्ची सड़क, पक्की सड़क पर है 3, यानी पक्की सड़क पर है 3 और कच्ची सड़क पर है 2, तो कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गए 5, और कुल दूरी का कितना भाग, तो 5वां भाग, तो 11 5/11 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया गया है हमें, जंगल में दौड़ना और जल निकायों को पार करना, इसको हटा लेते हैं। जंगल में दौड़ना, जल निकायों को पार करना और मिट्टी दौड़ कुल दूरी का कितना भाग तय करता है, तो जंगल में दौड़ना यानी 2, जल निकायों को पार करना यानी 1, और मिट्टी दौड़ है 1, तो प्लस में 1 कितना हो गया 2, 3 और 1 4, और कुल कितनी है 11, तो कितना भाग तय करता है 4/11, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जल बोर्ड जो है 200 घरों वाली एक कॉलोनी में 1,08,000 लीटर पानी की आपूर्ति करता है। सोमवार को कॉलोनी के 120 घरों में पानी की आपूर्ति की गई, जबकि शनिवार को 1 लाख लीटर पानी ही आपूर्ति के लिए उपलब्ध था। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक घर को मिलने वाले पानी की मात्रा और घरों की संख्या के बीच किस प्रकार का अनुपात है, तो ये एक इनवर्स अनुपात है, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, इस तरह का दोनों के बीच में अनुपात है। अब इसको लिखने के लिए देख लेते हैं, प्रत्येक घर को कितने लीटर पानी मिला, तो क्या करेंगे, प्रत्येक घर, भाई पानी कितना है 1,08,000 और घर कितने हैं 200 घर, तो 1,08,000 को 200 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं आंसर, फिर मैं आपको अभी बाद में बता देती हूँ। उसके बाद क्या है, सोमवार को कितने लीटर पानी की आपूर्ति की गई, तो सोमवार को केवल कितने घरों में पानी गया 120 घरों में, तो 1 लाख जो 120 घर में जो यहाँ से निकलेगा आपका कि एक घर को कितना पानी मिलता है उसको 120 से गुणा कर देंगे, तो सोमवार को कितना लीटर पानी गया वो निकल आएगा। शनिवार को कितने घरों को पानी मिला, तो एक घर को जितना पानी यहाँ से हम निकालते हैं जो वैल्यू
और शनिवार को कितना पानी पहुंच पाता है, केवल 1 लाख। तो उससे अगर हम भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने घरों में पानी गया। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो पहले का आंसर तो ये हो जाएगा, प्रत्येक घर को मिलने वाले पानी की मात्रा और घरों की संख्या के बीच में जो अनुपात है वो एक विपरीत अनुपात है। इसका अर्थ है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। दूसरा है प्रत्येक घर को मिलने वाला पानी, प्रत्येक घर को कितना पानी मिलता है, कुल पानी की मात्रा 1,08,000 है, ठीक है, 1,08,000 लीटर है और यह 200 घरों को दिया गया। तो प्रत्येक घर को मिलने वाला पानी कितना होगा, 1,08,000 बटे में 200, ये एक जीरो थोड़ी ज़्यादा लग गई है, इसको हटा लेंगे। क्लियर है। तो 200 कितना आ जाएगा, 540 लीटर, 540 यानी हर एक घर को कितना पानी मिलता है, 540 लीटर। अब सोमवार को पानी की आपूर्ति, सोमवार को केवल 120 घरों को पानी मिला, एक घर को कितना मिलता है, 540। तो 540 को 120 से गुना कर देंगे तो 64,800 लीटर पानी जो है आपूर्ति की गई सोमवार को। क्लियर हो गया। अब उससे अगला पूछा है कि शनिवार को कितने घरों को पानी मिला। शनिवार को पानी कितना उपलब्ध कराया गया, 1 लाख लीटर। अब 1 लाख लीटर और एक घर को पानी कितना चाहिए बेटा, एक घर को चाहिए 540। ठीक है, 1 लाख लीटर को 540 से भाग कर देंगे तो कितने घरों में पानी जा पाया, केवल 185 घरों में पानी गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। मैंने बहुत अच्छे से हर एक का सॉल्यूशन आपको दिया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगा। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे प्रैक्टिस पेपर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।